तो क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? किसी समतल बंद आकृति द्वारा घेरे गए समतल तल के परिमाण को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में जो विशेष रूप से कुछ बातें ध्यान देनी है वो ये है कि आकृति की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि समतल और बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से मान लीजिए किसी आकृति की कल्पना करते हैं तो ये जो आकृति है सबसे पहले तो क्या है, ये बंद होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है। दूसरा क्या होनी चाहिए, ये समतल होनी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फ्लैट है, समतल है। तो इस आकृति द्वारा ये जो स्थान घेरा गया है, इस पूरे स्थान की अगर हम बात करें तो यह जो स्थान है वह क्या है, इसका जो परिमाण हम ज्ञात करते हैं। परिमाण का मतलब हुआ कि इसकी जो हम क्वांटिटी ज्ञात करेंगे, जो इसको अगर हम नंबर्स में हम इसको मापते हैं तो वह जो माप आएगा वह क्या कहलाता है, वह क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट हो गया। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक बंद आकृति है और इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वह मापा जाता है किसमें, वर्ग इकाई में। वर्ग इकाई, इकाई का मतलब है कि जो हमारा शेप दे रखा है, आकृति दे रखी है, तो इसकी माप किस इकाई में है। इकाई से मतलब है कि यह सेंटीमीटर में हो सकता है, यह जो है आकृति है वह मीटर में हो सकती है, और यह आकृति जो है आपकी किलोमीटर में भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो भी हमारी इकाई है उसका अगर हम वर्ग कर देते हैं तो इस तरीके से हमारी जो है क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यह हमारे पास आकृति है, इसकी इकाई जो है वह सेंटीमीटर अगर हमने मान ली, तो यह इकाई सेंटीमीटर में है, यह इकाई भी फिर सेंटीमीटर में होगी। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो यह जो पूरा क्षेत्र जो इस बंद आकृति के द्वारा घेरा गया है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वह वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो वर्ग सेंटीमीटर में यह मान निकलेगा। तो मान लेते हैं कि यह हमारा जो है वह 10 सेंटीमीटर है, और यह जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और यह जो चौड़ाई है मान लेते हैं कि हम 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों ही हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो इस तरीके से जो है यह 50 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर को है जो हम वह सेंटीमीटर की घात 2 के रूप में भी लिखते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से इस बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक गतिविधि द्वारा, एक एक्टिविटी के द्वारा। तो यह हमारे पास एक रबर बैंड है, तो इसके द्वारा हम बंद आकृति और इसके क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है इसे पिनअप कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने इससे क्या किया, दूसरे पिन से पिनअप कर दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो देखिए हमारे पास यह क्या हो रहा है, एक आकृति आ जा रही है हमारे पास। तो यह जो आकृति है हम यहाँ देख सकते हैं कि यह एक बंद आकृति का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर यह जो क्षेत्र है जो इसके द्वारा घेरा गया है, यह इस बंद आकृति के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है। इसके साथ ही अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, हम इसका शेप बदल देते हैं मान लीजिए, तो इस तरीके से अब हमारे पास ये एक दूसरी आकृति आ गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही यह बंद आकृति का विस्तार हुआ है, इसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया है इस तरीके से। तो मेन महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि ये आकृति जो है हमेशा बंद होनी चाहिए। तो बंद आकृति के द्वारा घेरा गया जो समतल क्षेत्र का परिमाण है वह ही उसका क्या कहता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो देखिए हम इसके आकार को हम फिर से बदल के देखते हैं। मान लीजिए हमने इसके आकार को बदला यहाँ पर इस तरीके से। अब जैसे ही हम इसके आकार को बदल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसके द्वारा घेरा गया स्थान जो है फिर से बढ़ गया है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो अब इसके द्वारा, इस बंद आकृति के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बढ़ चुका है। इसी तरीके से अगर हम इसको कम भी करते हैं तो वह क्या होगा, क्षेत्रफल स्वतः ही कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने गतिविधि के माध्यम से ये सीखा कि बंद आकृति के द्वारा जो समतल तल जो घेरा गया है उसका परिमाण ही उसका क्षेत्रफल कहलाता है।
अब बात आती है जो क्षेत्रफल हम पढ़ रहे हैं उसका महत्व क्या है। तो क्षेत्रफल का महत्व क्या है, तो मान लीजिए हमारे पास किसी भी तरह की बंद आकृति है। अब यह बंद आकृति जो है वो गणित से संबंधित प्रश्नों से संबंधित भी हो सकता है, किसी भूखंड की माप ऐसे हो सकती है, या फिर किसी वस्तु की सतह इस तरीके से हो सकती है। तो इसका जो हम परिमाप ज्ञात करेंगे, जो इस बंद आकृति द्वारा घेरे गए समतल तल का जो परिमाण होगा, इसको ज्ञात करना ही क्षेत्रफल के महत्व को दर्शाता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भूखंड है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम ये गणना कर सकते हैं कि इसमें हमें कितने बीज की आवश्यकता होगी, जो मानक के अनुसार जो है कितनी सिंचाई की आवश्यकता होगी, किस तरीके से कितनी खाद की आवश्यकता होगी, या फिर हम कोई भवन निर्माण कर रहे हैं तो भवन निर्माण में हमने जो है कितने क्षेत्रफल को लेकर हमें निर्माण करना है, ईंटों की आवश्यकता कितनी होगी, या जो हम रंग रोगन कर रहे हैं वो कितना होगा। तो यह सब क्षेत्रफल के महत्व को दर्शाता है। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, विभिन्न आकारों से संबंधित क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीखकर हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास इस तरह की आकृतियां हमें प्रायः मिल जाती हैं। इस तरह की आकृति को हम कहते हैं आयत। इसे रेक्टेंगल कहा जाता है अंग्रेजी में। तो इसमें क्या होता है, एक लंबी भुजा होती है और एक छोटी भुजा होती है। तो यह लंबी भुजा जो है इसको लंबाई ही कहते हैं और छोटी भुजा को हम कहते हैं चौड़ाई। तो यहाँ ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई है। तो यहाँ पर अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह कितना हो जाता है, क्षेत्रफल जो है वह होता है, लंबाई को L द्वारा दर्शाया जाता है और चौड़ाई को ब्रेड्थ कहते हैं, तो उसको B द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसके गुणनफल को ज्ञात करके हम क्या कर सकते हैं, आयत जो इस तरह की आकृतियाँ होती हैं उसके क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आयत जो है यह एक मानक आकार है और इसका क्षेत्रफल जो है हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी स्टैंडर्ड शेप की बात करें तो यह क्या है, एक वर्ग होता है, इसे वर्ग कहते हैं। और वर्ग में क्या होती है विशेषता, इसकी सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। तो यह लंबाई, यह चौड़ाई, यह लंबाई और यह चौड़ाई, ये सभी बराबर होते हैं। तो इसको अगर हम भुजा कहें तो दूसरी जो विमा है इसे भी हम भुजा कहेंगे। तो इस तरीके से जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारे पास क्षेत्रफल होगा, अगर हम इसको लंबाई की तरह कल्पना करें और इसकी चौड़ाई की तरह कल्पना करें तो क्षेत्रफल जो है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई से ही हो जाएगा। परंतु यहाँ पर दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। तो दोनों भुजाओं को हम क्या कर सकते हैं, गुणा करके हम वर्ग के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह एक मानक आकार है। अगले मानक आकार की अगर हम बात करें तो इस तरह की रचना होती है या इस तरह का आकृति है। और इसका अगर हम क्षेत्रफल बात करें तो यह आकृति जो है समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो यह कहलाती है आपकी समांतर चतुर्भुज। तो यह समांतर चतुर्भुज है और इसके क्षेत्रफल को हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए ये लंबाई है और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम इसकी खड़ी ऊंचाई की बात करें, यह खड़ी यह जो दूरी है इसे ऊंचाई कहेंगे हम, यह ऊंचाई हो गई। और यह क्या है, एक तरीके से अब इसे लंबाई ना कह के हम कहते हैं आधार। यह जो आपकी विमा है तो यह आधार हो गया और यह क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। तो इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे, आधार गुणा ऊंचाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज जो कि एक मानक आकृति है इसके क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम अगले मानक आकार आकृति की बात करें तो यह एक त्रिभुज कहलाता है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं और इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो यह एक तरीके से आधार मान लिया जाता है और इसकी जो शीर्ष से इसके सबसे ऊंचे कोने से इसके आधार तक की जो दूरी है यह ऊंचाई कहलाती है। तो यह ऊंचाई हो गई और यह क्या है, आधार है। यह पूरी विमा जो है वह आधार है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल इसका हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई।
तो यह आधार गुणे ऊंचाई करके जो मान आ रहा है इसका भी हम क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो इस तरीके से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह कितना हो जाता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगला जो मानक आकार है वह क्या है, एक यह वृत्त होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलता है, देखिए वृत्त का एक केंद्र होता है, केंद्र बिंदु। इससे इस केंद्र बिंदु से इसके अगर हम सीमा तक चले जाएं तो यह दूरी कहलाती है आपकी त्रिज्या। यह त्रिज्या होती है जिसे r द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है वह एक विशेष प्रकार का सूत्र होता है जो कि इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर यह जो राशि है इसे कहते हैं पाई, इसको पाई कहा जाता है। और यहाँ पर जो त्रिज्या है इसका वर्ग। तो इसका मतलब है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पाई में हम गुणा कर देंगे त्रिज्या की और एक बार और हम त्रिज्या की गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई गुणा r वर्ग। तो इस तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगले मानक आकृति की अगर हम बात करें तो इस तरह की आकृति होती है जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है आपस में बराबर होती है, साथ में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होती है। तो संलग्न, दो संलग्न भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होती है। तो इस आकृति को हम कहते हैं काइट या पतंग कहते हैं। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करते हैं, इनके विपरीत शीर्षों को हम जोड़ देते हैं। तो विपरीत शीर्षों को जब हम जोड़ते हैं तो ये विकर्ण कहलाते हैं। जैसे ये एक विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। तो इन विकर्णों, इस विकर्ण को अगर हम D1 मान लें, विकर्ण को डायगोनल कहा जाता है अंग्रेजी में। तो अगर हम इसको D1 मान लें और इसको, इस विकर्ण को अगर हम D2 मान लेते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्षेत्रफल बराबर इसका होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। तो दोनों विकर्णों को आपस में अगर हम गुणा कर दें और उसका आधा कर दें तो इस तरीके से जो एक पतंग होता है, काइट होती है, उसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। अब बात आती है कि क्षेत्रफल जो है, जो हमारी डे टू डे दिनचर्या में जो हमारे पास आकृतियाँ आती हैं, अन्य चीज़ें आती हैं, तो वह मानक रूपों में तो होती नहीं है। मान लीजिए हमने किसी पत्ती का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए इस तरीके से पत्ती है या फिर हमारे पास किसी अन्य तरह की, इस तरह की कोई आकृति है, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो तरीका यही होता है कि हम इन आकृतियों को क्या करते हैं, मानक आकारों में बदलकर उनका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें इस पत्ती का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो अगर देखिए हम क्या करेंगे, इनको मानक आकारों में हम बदल देंगे। देखिए अगर हम इन दो सिरों को जोड़ देते हैं तो यह क्या होता है, एक त्रिभुज के आकार का बन रहा है। तो इसका आधार और इसकी ऊंचाई ज्ञात करके हम जो है इस पत्ती के इतने भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें। इसी तरीके से हम इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, इस लमसम त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह लगभग एक आयत के आकार का बन रहा है। तो इसका हम आयत का सूत्र लगा के हम इसका लगभग जो क्षेत्रफल है वह ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इसी को आगे बढ़ा देते हैं तो देखिए यह एक त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हम इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इस भाग का भी क्षेत्रफल हम इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अन्य जो चीज़ें रहीं, देखिए इसको हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो यह एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही यह जो भाग आ रहा है यह भी क्या है, एक त्रिभुज के आकार का ही है लगभग। तो इसका हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस जो मानक आकार हैं हमारे पास, उनका प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, इन असमान आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इस असमान आकृति के क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसको भी हम इसी तरीके से मानव आकारों में हम बदल कर क्या कर सकते हैं, इसका लगभग हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से इस भाग का हम लगभग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए गणित में क्षेत्रफल ज्ञात करने के अन्य जो सूत्र भी हैं, जो कि जो है विभिन्न उच्च सूत्रों पर, गणितीय सूत्रों पर आधारित होते हैं। अन्यथा हम सामान्य जो समझ का गणित का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, इन आकृतियों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम इनको मानक आकारों में बदलते जा रहे हैं और इस तरीके से हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यह रहा आपका क्षेत्रफल और क्षेत्रफल
से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर संबंधित एक क्लास।